हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं बैटरीज में। और बैटरीज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इन्होंने एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑटोमोटिव मीन्स एवरी व्हीकल, उसमें एक बैटरी लगती है। इंडस्ट्रियल बैटरीज भी होती हैं, इन्वर्टर में भी काम आती हैं। जो सोलर पैनल्स लगते हैं उससे जो एनर्जी बनती है उसको स्टोर करने के लिए भी बैटरी का यूज़ होता है। जेनसेट को स्टार्ट करने में बैटरी का यूज़ होता है। और सबमरीन में बैटरीज लगती हैं, और होम यूपीएस सिस्टम्स एंड ई रिक्शा व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मीन्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए भी बैटरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा यूसेज है। एंड आने वाले टाइम में ये सिर्फ ई रिक्शा के लिए बैटरीज नहीं होंगी, जितनी भी कार्स होंगी उनमें भी यहाँ पर बैटरीज लग रही होंगी। और जितना भी सोलर पैनल मीन्स सोलर एनर्जी आएगी उसमें भी बैटरीज का काफ़ी यूज़ होगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने घर के रूफ टॉप पर अगर सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उसकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरीज का यूज़ होता है। तो बैटरीज का यूज़ आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, ये कम होने के लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। और उसका एक और बड़ा सिंपल सा रीजन है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ कार्स है पर 1000 पीपल वो बहुत कम है। अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने के साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका भी यूज बढ़ता जाएगा। तो बैटरी का कंजम्पशन तो यहां पर ज्यादा ही होना है। इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी तो उसका भी इंपैक्ट है। सो इट हैज ए वेरी गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्साइड इंडिया में लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मार्केट लीडिंग कंपनी है। उसके बाद में अगर हम फाइनेंशियल्स में जाएं, फाइनेंशियल्स में जाते हुए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है। हमने अगर इसको नीचे चल के देखें तो एक बार पता भी चलता है। और यहाँ पर इसका देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस 26% ऑफ रेवेन्यू जो आती है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आती है। आईएनजी वेस्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी जिसका इन्होंने नाम चेंज कर दिया था, और एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसका नाम हो गया था जब इन्होंने उसको एक्वायर किया था उसके बाद में। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है नहीं अभी भी। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दें, अगर हम कॉर्पोरेट मींस क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब भी आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर व्यू स्टैंड अलोन लिखा होता है। अगर व्यू स्टैंड अलोन लिखा है इट मींस जो करंट में जो ये नंबर्स हैं ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। और जब हम व्यू स्टैंड अलोन करेंगे यानी कि अब ये स्टैंड अलोन नंबर्स आ गए हैं, और अगर हमें इसको कंसोलिडेटेड लेवल पर देखना है तो यहाँ पर व्यू कंसोलिडेटेड देखना पड़ेगा। तो इस चीज को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि कितना बिजनेस इनके जो नेट प्रॉफिट है या रेवेन्यू है कितना सब्सिडरी कंपनी से आया है और कितना इनका स्टैंड अलोन मींस मेन कंपनी से आया है। तो यहां पर अगर हम व्यू स्टैंड अलोन लिखा हुआ है तो यानी कि ये करंट में जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, यानी कि इसमें सब्सिडरी कंपनी के भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं। तो यहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, नेट प्रॉफिट 33 करोड़ आया है जून क्वार्टर में। देखो जून क्वार्टर में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया था, इससे पहले जून लास्ट ईयर में पूरा लॉकडाउन था तो माइनस में 11 करोड़ था। अभी 33 करोड़ प्लस में है। लेकिन इससे पहले जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी मार्च 2021 में, तो हाईएस्ट एवर यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला था विद हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ। तो हाईएस्ट एवर नंबर्स जब किसी मार्केट लीडिंग कंपनी के आ जाएं तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। साथ में अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की तरफ ध्यान करने लगे तो लास्ट ईयर इनकी जो फिक्स्ड एसेट्स थी दैट वाज 3248 करोड़, राइट नाउ दिस इज 3599 करोड़। तो यहां पर ये इंक्रीज हुई है कैपेसिटी। साथ में जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज 431। तो यहां पर लगातार ये एक्सपेंशन मोड में रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स से लगातार इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, उसका इंपैक्ट इनके नेट प्रॉफिट पर भी आया है लगातार, और इनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर भी यहां पर नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट देखने को मिला है। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं जो 33 करोड़ हैं, अब 33 करोड़ हैं ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, यानी कि एक्साइड इंडस्ट्रीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, साथ में इसमें क्लब है जो
इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी फिगर्स को भी। अगर हम इसको स्टैंड अलोन नंबर्स चेक करने लगे एक बार, तो स्टैंड अलोन नंबर हमने चेक किए। स्टैंड अलोन जब हम चेक करते हैं तो जो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है बैटरी मैन्युफैक्चरर, उसका नेट प्रॉफिट यहां पर 125 करोड़ है। लेकिन जब कंसोलिडेट करते हैं तो ये नंबर कम होकर 33 करोड़ हो जाता है, यानी कि 125 में से 33 करोड़ जब निकल जाता है, यानी कि इसमें क्या हुआ, 92 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर में जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें। और सेम चीज हमें देखने को मिली थी लास्ट ईयर जून क्वार्टर में भी। तो 44 करोड़ का यहां पर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट था 44 करोड़ का। लेकिन जब उसको कंसोलिडेट करके देखा गया तो यहां पर लॉस आया 11 करोड़ का, यानी कि 55 करोड़ का तब उस टाइम पर लॉस था जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करने लगे तो लास्ट क्वार्टर में 322 करोड़ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, और स्टैंड अलोन देखें तो यहां पर 244 करोड़ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर साल हर क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस में लॉस होता है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में पैंडेमिक के टाइम पर का ज्यादा इंपैक्ट है, अदरवाइज तो स्टैंड अलोन 244 करोड़ है लास्ट क्वार्टर में, और कंसोलिडेटेड में देखने लगे तो ये नंबर 322 है। तो 322 माइनस 244 यानी कि 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का, या बाकी जो अलोंग विद इससे अलग कोई सब्सिडरी होगी तो, लेकिन मेन इनकी सब्सिडरी वही है। तो ये पैंडेमिक का मेन इंपैक्ट है, अदरवाइज तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू की तरफ कंपनी है। तो यहां पर उन नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में देखा जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज ए वेरी गुड, मींस हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17%, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, और साथ में जो डेट इक्विटी रेशियो है दैट इज ओनली 7%। तो 7% तो बहुत मैनेजेबल चीज होती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आने वाला फ्यूचर अच्छा है, सारी चीजें यहां पर अच्छी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करने लगे 46% तो मेन प्रोमोटर्स के पास हैं, उसके साथ में एफआईआईज एंड डीआईआईज के पास भी यहां पर अच्छे नंबर्स हैं। एफआईआईज के पास 11.82% हिस्सेदारी है, डीआईआईज के पास 23.31 है, एंड पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 18.87 है। और पब्लिक में भी इसमें से एचएनआईज के पास यानी कि हैथवे इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 4.32 है, यानी कि 18.87 माइनस 4.32 ये हम करने लगे तो 14.55% ही रिटेलर्स के पास हैं। तो ये सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और अब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मैंने जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये एक मेजर रेसिस्टेंस है, लेकिन मेजर रेसिस्टेंस में यहां पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनती हुई नजर आती है, दैट इज दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, और ये पूरा हेड है, और यहां पर एक राइट शोल्डर यानी कि ये बनता हुआ इस तरीके से नजर आता है। अब यहां पर भी अगर हम नीचे इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने लगे इस पर्टिकुलर लेवल पर जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो ये लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं जिससे सही से नजर आने लगे एक बार। और हम यहां पर गए, लाइन किया, इसको टेक्स्ट किया, लाइन में ही रहे, और इसको हमने यहां से गए, इसको थोड़ा सा थिक कर लिया, तो अभी ये थोड़ी सी बोल्ड लाइन नजर आती है। और अगर हम पीछे जाएं तो सेम लेवल पर जहां पर इसने अभी सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये आज का सपोर्ट नहीं है, पुराना सपोर्ट है। तो यहां पर सपोर्ट है, इससे पहले सेम लेवल पर रेसिस्टेंस था। तो जब पुराना रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाए और सेम लेवल पर आकर सपोर्ट ले, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। सेम ही यहां पर रेसिस्टेंस था, उससे पहले भी सेम लेवल पर ही इसने सपोर्ट लिया था, और इससे पहले भी यहां पर सेम लेवल पर सपोर्ट था, ये भी एक सेम लेवल पर सपोर्ट था, और सेम ही तरीके से यहां पर पहले रेसिस्टेंस लिया, उसको ब्रेकआउट किया, जैसे यहां पर सिचुएशन है, सपोर्ट लिया दोबारा से और ऊपर निकल गए। यहां पर भी सेम ही सिनेरियो नजर आता है कि ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गए। तो यहां पर सेम सिनेरियो वापस से बिल्डअप होते हुए नजर आता है। उससे पहले भी सेम लेवल पर यहां पर ब्रेकआउट दिया। तो ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके से ये लगातार चल रहा है। इससे पहले भी इसने सेम ही लेवल पर सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया हुआ था, जिसको ब्रेक करके इसने फिर सपोर्ट लिया। तो ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है, और लास्ट 10 इयर्स में इसने सेम लाइन पर प्राइस एक्शन दिखाया है। तो यहां से नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता, खासतौर से तब जब पैंडेमिक का इंपैक्ट फिर से खत्म होता हुआ नजर आता है। अब बात ये आती है कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना आएगा या नहीं आएगा। देखो यहां पर 2 सिनेरियोज हैं। अगर थर्ड वेव ऑफ कोरोना आएगा तो हो सकता है वापस से एक क्वार्टर के फिर से रिजल्ट्स खराब हो जाएं,
जाएं, लेकिन उसके बाद में फिर से चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं आया तो यहीं से सिचुएशन ठीक होती हुई नजर आएंगी। अब जब हम थोड़ा सा एक साल में 40% कमाने की बात करते हैं तो हमें एक साल का टाइम देना भी पड़ता है। हमें ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज किया और अगर कल वो 10-15% गिर गया तो हम परेशान हो जाएं। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि हमें डाउनसाइड देखने की भी हैबिट होनी चाहिए, अपसाइड देखने की भी हैबिट होनी चाहिए। जिस तरीके सपोज हमारा अपसाइड पोटेंशियल सपोज 40% है और हमारा स्टॉक 20% ऊपर चला जाए तो तब भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 20% लेकर निकल जाओ। नहीं, ये गलत अप्रोच है। जो हमारा टारगेट है हमें टारगेट पर निकलना चाहिए। एंड 20% ऊपर जाने के बाद में सपोज किसी रीजन से वापस से वो 20% मार्केट से निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन आ गई, किसी भी रीजन से डाउन आ गई, तो हमें इस बात का अफसोस भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमने तब 20% ले लिया होता तो अच्छा होता। ऐसा नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता। हमें अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर बाय करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर ही हमें सेल करना चाहिए। और यहां पर अगर हम टेक्निकल टारगेट्स की बात करें, अगर हम इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डेप्थ मेजर करें, उसके बाद में इसको ऊपर पुश करके प्लॉट कर लें, तो हमारा टेक्निकल टारगेट जो निकल कर आता है दैट इज 294 एंड करंट प्राइस से लेकर 294 इज 74%। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें सपोज पेंडेमिक के वजह से एक क्वार्टर बेकार चला गया, एक और भी बेकार चला जाए, उसके बाद में चीजें ठीक हो जाएं और वापस से शेयर प्राइस ऊपर जाने लगे और टारगेट अचीव करने में अगर 1 ईयर भी लग जाता है तो 294 तक अचीव करने में देयर इज अ प्राइस प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ 74%। अगर 74% का ग्रोस प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स, अगर इसमें से हम 74 में से एक साल रखते हैं और 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल भी देते हैं, तब भी 66% का यहां पर नेट प्रॉफिट बचता है। तो 40% जब हम कमाने की बात करते हैं, एक साल का हमारा अगर इसमें टारगेट का टाइम रहता है तो एक साल तक हमें होल्ड करना होता है। उसके बीच में कुछ भी होता रहे वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक घड़ी की सुई की तरह से वो लगातार टिक टिक करके ऊपर चलता रहे या फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के जैसे चलता रहे। हमें स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरीके से लेना चाहिए, रियल एस्टेट को रियल एस्टेट के हिसाब से लेना चाहिए, गोल्ड को गोल्ड के हिसाब से एंड फिक्स डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से। सब चीजों का तरीका अलग अलग है। यहां पर मैं अपने हिसाब से बाय करूंगा, आप अपने हिसाब से बाय करेंगे। मेरे हिसाब से आपको कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से बाय करेंगे। जहां तक रिस्क की बात है, बिकॉज वी आर ए फैमिली ऑल टुगेदर, तो मेरा कहना यह है किसी भी स्टॉक में 3% से ज्यादा मत लगाओ। अगर मैक्सिमम बहुत अच्छी कन्विक्शन है तो भी 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। अगर 5% भी लगा लिया और 40% भी स्टॉक हमारा नीचे आ गया तो मैक्सिमम हमारे पोर्टफोलियो पर उस स्टॉक की वजह से 2% का इंपैक्ट आता है जो मैनेजेबल होता है। तो हमें यहां पर रिस्क को ध्यान में रखना है, डिसिप्लिन भी ध्यान में रखना है, स्ट्रेटजीज भी ध्यान में रखनी है, कंपनी भी ध्यान में रखना है और बिजनेस भी ध्यान में रखना है और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को भी हमने बेयर करना है। जब डिसिप्लिन के साथ लेकर चलेंगे तो साइकोलॉजी को भी समझ पाएंगे और हम वहां पर अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आप अपने हिसाब से खरीदना, मैं अपने हिसाब से खरीदूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।